Hello everyone, Namaskar. Welcome back to physics class. In this video, I am going to start a new chapter, atom. In cathode ray experiment, J.J. Thomson determined the specific charge E by m for cathode rays, and by finding the E by m, he concluded that electron is a fundamental particle which has negative charge, but as atom is neutral, so there is positive charge also. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हर एलिमेंट का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो E बाई एम कैलकुलेट किया गया जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस ली गई। डिफरेंट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन का E बाई एम स्पेसिफिक चार्ज सेम आया। इससे सर J.J. थॉमसन ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम का, हर सब्सटेंस का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। एटम एज ए होल न्यूट्रल है, इसलिए एटम में पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है। तो सर J.J. थॉमसन ने अपना एक एटम का मॉडल दिया। उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जिसमें इन्होंने ये माना कि एटम में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे बने रहते हैं जैसे वाटरमेलन में, तरबूज के बीज धंसे रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम एंड होल चार्ज of atom and whole mass is concentrated in a sphere of radius nearly 10 to the power minus 10 मीटर। इसे हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब कोई भी जो मॉडल, कोई भी थ्योरी जो दी जाती है वो थ्योरी कितनी सही है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उनको वो कितना एक्सप्लेन कर ले जाती है। तो ये जो मॉडल है सर J.J. थॉमसन का, इस मॉडल से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इमिशन तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। स्पेक्ट्रम को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इसका वीडियो एक हम अलग से बनाएंगे। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में ये समझा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली तो जो विजिबल लाइट एमिट हो रही है उसको अगर हम स्लिट से पास करके प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ लाइनें मिलती हैं, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, वायलेट कलर। अब स्पेक्ट्रम ये है कि जैसे अगर आप सन रेस को प्रिज्म से पास करें तो 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। ये स्पेक्ट्रम कैसा कहलाता है? कॉन्टीन्यूअस। लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। So according to Thomson's model, there should be only one spectral line. But in hydrogen atom क्या पाया जाता है? विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो तो है ही उसमें, इसके अलावा उसमें और भी बहुत सी वेवलेंथ्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से थॉमसन मॉडल हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह विफल हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो अल्फा रेज एमिट हो रही थी, जिनकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, उन अल्फा रेस को गोल्ड फॉयल, सोने की पन्नी में, सोने की हम बहुत
महीन पन्नी बना सकते हैं और सोने का जो एटॉमिक नंबर है वो भी ज़्यादा होता है। तो उन पर अल्फ़ा बीम को इंसिडेंट किया। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अल्फ़ा रेज जो हैं, अल्फ़ा रेज ये इस सोने की पन्नी में, ये जो सोने की पन्नी है इसमें अल्फ़ा रे की बीम ये इंसिडेंट की। तो ये अल्फ़ा रे गोल्ड फॉयल से पास होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई। और अल्फ़ा रेज यहाँ पर इसको कैसे पता किया गया, तो ये ZnS की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब अल्फ़ा रेज गिरती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल गिरते हैं, तो ये सिंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, एक हरे रंग की ग्रीन कलर की चमक पैदा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन कहते हैं। तो इस सिंटिलेशन से पता चलता है कि अल्फ़ा रेज इस जगह पर गिर रही हैं। तो ये अल्फ़ा रेज की जो पैरेलल बीम है ये गोल्ड फॉयल से स्कैटर्ड होकर, इससे पास होने के बाद स्कैटर्ड होकर ये चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं, चारों तरफ ये अल्फ़ा रे की बीम जा रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बीम जो है वो सीधे निकल जाती है। अब अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, अल्फ़ा रे बीम क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल इज actually helium nucleus. Now when this alpha particle is moving with high velocity, then we say that this is alpha ray. In helium atom there is a nucleus. In nucleus there is 4 unit mass. Mass of nucleus, helium nucleus is 4 unit and charge is +2 unit. Here E is charge of proton. Charge of electron and charge of proton, they are same. So charge inside the alpha nucleus is +2 unit and mass is 4 unit. In alpha atom 2 electrons revolve around it. तो अगर अल्फ़ा एटम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अल्फ़ा एटम पूरी तरह आयोनाइज हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा। यही हीलियम न्यूक्लियस जो है क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। इसी हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा पार्टिकल हमें मिले, कहाँ से मिले, किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, जो बहुत तेज़ी से उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो उस बीम को गोल्ड फॉयल के ऊपर इंसिडेंट करके ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया। और ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम, जहाँ भी एक्सपेरिमेंट किया गया उस एपरेटस के अंदर वैक्यूम इसलिए रखा गया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल एयर पार्टिकल से टकरा के कोलाइड होके अपनी एनर्जी लूज ना कर दें। सी इन दिस डायग्राम मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो गए एंड ओनली फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री। If you plot graph between number of alpha particle scattered and scattering angle theta, then graph is like this. As scattering angle increases, then number of alpha particle scattered decreases. This experiment was performed by Geiger and Marsden also, and Geiger and Marsden gave an law regarding scattering angle theta and number of alpha particle scattered. If scattering angle is equal to theta and number of alpha particles scattered is equal to capital N, then number of alpha particles scattered N is proportional to 1 upon sin to the power 4 theta by 2. Rn is equal to k upon sin to the power 4 theta by 2, where k is some constant. So from this experiment Rutherford concluded that entire positive charge and mass of the atom and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called the nucleus. It is in a form of very small sphere. Electrons which are negatively charged revolves around the nucleus in circular orbit. Most of the space between the two atoms is empty. This is diagram for trajectory of alpha particle. This is target nucleus and alpha particles
are approaching toward this nucleus. So alpha particles which are moving directly towards the nucleus, they are deflected by 180 degree, and as distance between alpha particle and nucleus increases, scattering angle decreases. Impact parameter B. Perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle and center of the nucleus is known as impact parameter. See in this diagram, this is direction of velocity of alpha particle, and this is perpendicular distance between the center of the nucleus and velocity vector. So this distance B is known as impact parameter. This theta is scattering angle. As impact parameter increases, this scattering angle decreases. If B is small, then theta will be large. As you may see here, as B increases, theta decreases. Thanks. In next video, I will discuss the shortcomings of Rutherford's atomic model, and with the help of alpha ray scattering experiment, how we can estimate the radius of a nucleus. Thanks. Have a nice day.